इस वक्त बाजार में जो स्थिति हम देख रहे हैं, इतनी ज्यादा गिरावट और लगातार हर दिन नए नए अपडेट्स आते हुए ग्लोबल फ्रंट पर जो कि बाजार को अफेक्ट कर जा रहे हैं, ऐसे में निवेशकों को करना क्या चाहिए? इतनी गिरावट पर यूं भी लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट भी फील होता है। ऐसा लगता है कि इतनी गिरावट है तो क्यों ना खरीदारी कर ली जाए। खरीदारी करते हैं, अगले दिन फिर और गिरावट दिखती है। स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होती है ऐसे में, और स्ट्रैटेजी बनाते हैं बाजार के जानकार। ऐसे ही बाजार के एक जानकार, जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें समझाएंगे कि इस वक्त मार्केट को नेविगेट कैसे करना चाहिए। गौरांग सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इस वक्त अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। ऑन शॉर्ट नोटिस आई नो आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेनी थैंक्स फॉर दैट। और सबसे पहला सवाल, बिग पिक्चर मार्केट पैनिक को लेकर जो इस वक्त नजर आ रहा है, मार्केट ने रिएक्ट किया है शार्पली जो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उस पर। आपको क्या लगता है बेंचमार्क्स में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, ये प्योर पैनिक सेलिंग है या फिर इन्वेस्टर्स ने प्राइस इन करना शुरू कर लिया है प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क को? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखूंगा, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। देखिए मानसी जी, ये ऐसा नहीं है कि ये युद्ध की परिस्थिति हम पहली बार देख रहे हैं। हमने इसके पहले कई युद्ध देख चुके हैं और बाजार की प्रतिक्रिया भी हमने देख ली, और हर एक युद्ध के विराम के बाद बाजार ने जो मोड़ लिया है ऊपर के तरफ का, तो बहुत ही शानदार रिटर्न खड़ा करके दिया है लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए। इस बार की परिस्थिति थोड़ी विपरीत, अलग और विचित्र इसलिए है क्योंकि ईरान इसमें है, और ईरान का कब्जा या फिर नियंत्रण समुद्री यातायात मार्ग, मुख्य यातायात मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण है। 20% पूरे विश्व भर में जो भी तेल और नेचुरल गैस का आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, इस समुद्री मार्ग से होता है। और हमारा करीबन 65% से लेकर के 75% कच्चे तेल और नेचुरल गैस का जो आयात हम करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं, वो इसी समुद्री मार्ग से करते हैं, जहां पर अब प्रतिबंध लगा हुआ है। कल मेरे ख्याल से गुरुवार को या गुरुवार शाम को मेरे ख्याल से कुछ खबरें आई थी कि 2 या 3 समुद्री जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल गए हैं और भारत के बंदरगाह पर आ रहे हैं, और कुछ पहुंच भी गए हैं। अब ये कितना लंबा चलता है, इस प्रकार की यातायात मार्ग में बाधाएं कितनी आती हैं, प्रतिबंध कितना लगता है, कौन से देश के जहाज को जाने देंगे, किस पर प्रतिबंध लगेगा, इस पर निर्णायक तरीके से कुछ कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। बाजार में क्या यहां से और करेक्शन आएगा? संभव है मानसी, आज शुक्रवार है, कल सोमवार, फिर रविवार, और फिर कल शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, रविवार, फिर सोमवार को हम लौटेंगे कामकाज पर। तो आज यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन में क्या खबर उभर करके आती है, क्या परिस्थिति उभर करके आती है, इसकी प्रतिक्रिया शायद सोमवार को बाजार देगा। अगर कुछ सकारात्मक हुआ तो उस तरीके से थोड़ा बहुत बाजार संभल सकता है। अगर यहां से परिस्थिति और बिगड़ी, आक्रमण और तीव्र हुआ, तो संभव है कि सोमवार को बाजार यहां से और नीचे जा सकता है। 26,300 के आसपास की सर्वोच्च स्तर हमने देखा था। आज शुक्रवार को 23,160 के आसपास मेरे ख्याल से बंद आया, यानी कि कुल मिलाकर के करीबन 3,200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन हमने देखा है, 3,200 3,300 के आसपास का। यहां से क्या और करेक्शन आएगा, बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। अब पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, किश्तों में कीजिए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। और एक बात मानसी जी, कच्चा तेल का दाम आज, कल, परसों और सोमवार की सुबह कहां जाकर के खुलता है, ये भी देखना बहुत अनिवार्य होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था काफी बड़े प्रतिशत की मात्रा में निर्भर है कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर। बिल्कुल गौरांग सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात आपने कही है। ग्लोबल रिस्क एंड ऑयल शॉक काफी हद तक बाजार को परेशान कर गया। ड्यूरिंग द लास्ट वीक हमने देखा $118 प्रति बैरल के लेवल्स भी कच्चे तेल की चाल पर नजर आए, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग कंसर्न।
हिस्टोरिकली कितना डैमेजिंग होता है इस तरह के ऑयल स्पाइक्स फॉर इक्विटी मार्केट एंड स्पेशली हमारे जैसे देश के लिए जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है? मानसी जी, हमारे लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ है उबलते हुए कच्चे तेल के दाम और दूसरी तरफ है डॉलर के सामने कमजोर रुपया। आज मेरे ख्याल से ऐतिहासिक निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा स्पष्टीकरण आपके दर्शकों को मिले। एक तो कच्चा तेल $100 के पार, वो एक समस्या। दूसरा, भारत आयात करता है, इंपोर्ट करता है बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और नेचुरल गैस। जो हम आयात करते हैं रशिया से, वहां पर डॉलर नहीं आता है क्योंकि लोकल करेंसी डोमिनेटेड ट्रेड होता है। लेकिन रशिया के अलावा हम बाकी अन्य देशों से जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वहां पर डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब रुपया डॉलर के सामने 75-80 पर था, तब हमें कम खर्च करने पड़ते थे रुपये $1 खरीदने के लिए। लेकिन आज जब 92 के पार चला गया है रुपया, तो ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है $1 खरीदने के लिए। इससे हमारे सरकार की जो वित्तीय परिस्थिति है ये कमजोर हो जाती है, क्योंकि बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम और कमजोर रुपया डॉलर के सामने। तो ये दोनों दो धारी तलवार के रूप में कामकाज करती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा वार करती है। अगर ये परिस्थिति काफी लंबे समय तक चली तो, अगर हफ्ते 2 हफ्ते में इसका निवारण हो जाता है और कुछ समझौता होता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, और कोई प्रस्ताव होता है, उस पर समझौता हो जाता है, सही सिक्के मोहर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत बाजार संभल सकता है और अर्थव्यवस्था में इतना हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा हफ्तों तक या ज्यादा समय तक चला तो शायद इसका हर्जाना या खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा उस रूप में जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होगा, विकास दर पर सीधा असर होगा, महंगाई दर ऊपर जाएगी और ब्याज दरों में कटौती की जो संभावना थी वो अब शायद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। गौरांग सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, और एफपीआई और करेंसी इंपैक्ट जो है वहां से भी टेंशन और तकलीफ की खबरें ही आती रही। देखिए, मार्च का महीना अभी बस शुरू ही हुआ है, आधा महीना भी खत्म नहीं हुआ है, और अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ जितने सेलिंग कर ली है। डू यू एक्सपेक्ट एफपीआई आउटफ्लो ट्रेंड टू एक्सेलरेट अगर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट इसी तरह से वर्सन होंगे? और पिछले ही हफ्ते हमने रुपए में भी कमजोरी देखी है, कितना आपको लगता है ये इम्पैक्ट करेगा भारत के इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिक्चर को? 2024 अक्टूबर, मानसी जी, मुझे तारीख बखूबी याद है, तब से बिकवाली शुरू हुई थी विदेशी संस्थागत निवेशों। वो पिछले साल चली और इस साल के शुरुआत के जो महीने देखे हैं तब भी हुई है। कल मेरे ख्याल से, आज का तो आंकड़ा नहीं आया, कल 7,000 करोड़ की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की थी। स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने 7,400 करोड़ की खरीदारी करी थी। मानसी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ चीज देखनी है तो दोनों पहलुओं को दिखे आप। केवल मात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कितना बेचा है वो मत देखिए, स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने कितना खरीदा है वो भी देखिए, तो शायद कुछ सकारात्मक पहलू उभर करके आपके सामने आएगा। और जब कभी भी, इतिहास गवाह है मानसी जी, जब कभी भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने माल बेचा है, उनको डॉलर लेके जाने पड़ते हैं, तो उसके लिए उनको डॉलर कन्वर्जन करने पड़ते, रुपया का कन्वर्जन डॉलर में करके फिर डॉलर लेके जाना, और यहां पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो गिरते हुए बाजार में उन्होंने बिकवाली की, अब उनको डॉलर लेके जाने हैं तो उनको 92-93 के भाव में डॉलर खरीदने पड़ेंगे, जो कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वहां फिर उसको खामना, क्योंकि करेंसी जो फ्लक्चुएट हुई है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसके कारण भी शायद थोड़ा बहुत दबाव रुपये पर पड़ सकता है छोटी से मध्यम अवधि के लिए। बिल्कुल गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार पर आपका ओवरऑल आउटलुक, आपके इनसाइट्स, और हाँ, अलग एंगल से भी आप सही कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली के बदले घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सपोर्ट कितना किया है उसे भी देखना बनता है। शुक्रिया ये सब कुछ हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक यू। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।